अब आएगी, ठीक है। साउंड नहीं आ रही थी ना, अब आएगी। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज यार थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया, यही मैं बोल रहा था इतनी देर से। आज का बच्चों हमारा जो लेक्चर है उसमें डिस्कशन होना था। मैंने आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क दे रखा था और 9th तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन करा चुका था मैं। एक सेशन और रखना था लेकिन वो सेशन संडे था, कल टेस्ट सीरीज का लॉन्च था, तो इस चक्कर में बच्चों नहीं हो पाया। टॉपर को जो है ना वीकली, मतलब जैसे अभी अगला वाला टेस्ट होगा तो दोनों टॉपर्स को एक साथ रहेगा जो भी रिवॉर्ड रहेगा। और टॉपर बच्चों सिर्फ उसी टाइम पे काउंट होगा जो पेपर देगा, उसके जस्ट 1 घंटे के अंदर ही आप में से जो भी टॉपर होगा वो टॉपर काउंट होगा। अदरवाइज बाद में भी बच्चे देते हैं टेस्ट, तो वो नहीं होगा। मतलब जिसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा ना डिस्कशन के दौरान, वही टॉपर काउंट होगा, ठीक है। ओके, सो रोटेशनल मोशन की शीट का डिस्कशन आज का हमारा टॉपिक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सर 2 टेस्ट पर अवार्ड मिलेगा? नहीं, इंडिविजुअल टेस्ट का होगा, लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट का होगा लेकिन 2-2 टेस्ट के साथ एक साथ अनाउंसमेंट होगा उनका ना, कि कौन टॉपर था। अनाउंसमेंट एक साथ होगा टॉपर्स का, ठीक है। आईफोन रखूं? किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी मेरे को ना आईफोन रखने के लिए। ओके, चलिए भाई। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन से हमें डिस्कस करना स्टार्ट करना था और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, तो आ जाओ भाई डिस्कशन करते हैं। बताइए भाई, 10th से लेके जो भी ये सेक्शन 1 है बच्चों, इसमें कोई डाउट है? सेक्शन ए में, सेक्शन ए में कोई डाउट है क्या? 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड, 9th तक डिस्कस करके जा चुका हूं मैं पिछली क्लास में। 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड कोई डाउट है क्या? 11th वाले में डाउट है और 13th वाले में डाउट है। 11, 12 एंड 13, 11, 12, 13, ठीक है। 11, 12 और 13 इन्होंने बोला है कि हॉलो सिलेंडर हैज अ मास m, outside radius r2 and inside radius r1. Its moment of inertia about an axis parallel to its symmetry axis and tangential to the outer surface is equal to, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। यहां पे क्या क्या हो रहा है? ये बच्चों एक सिलेंडर हो गया और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है बच्चों इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इसने ना। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। R1 और R2 ये दोनों बच्चों इस तरीके से हो गए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों तो मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस वाली एक्सिस के अबाउट इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड करोगे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पता कर लो, ठीक है। इस वाली एक्सिस के अबाउट ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलेंगे हम ICM, और इसको पैरेलली शिफ्ट कर देना, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ओके, अब बात आती है बच्चों के ये सिलेंडर है, तुम्हें पता है कि जो ये एक्सिस है ना, इसके अक्रॉस में सिलेंडर को कंप्रेस कर सकता हूं तो तुम्हारे पास एक डिस्क बन जाएगी। ये डिस्क बनेगी ना बच्चों, इसका मास बच्चों m हो जाएगा और अंदर वाली रेडियस R1 और बाहर वाली रेडियस R2 है। ये डिस्क बन जाएगी बच्चों हमारे पास, इसमें मास है यहाँ पे। इसका पहले बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कैसे पता करूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों? इसमें मैं डिस्क के केस में क्या एलिमेंट लेता हूं? रिंग एलिमेंट, ठीक है। तो जब डिस्क होती है बच्चों तो हम रिंग एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क के केस में रिंग एलिमेंट मैंने यहां पे इस तरीके से रिंग एलिमेंट बच्चों ले लिया। ये जो रिंग एलिमेंट है बच्चों, ये मान लो स्मॉल r रेडियस का है, ये स्मॉल r रेडियस हो गई। और ये बच्चों यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने इस तरीके से dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया बच्चों ना। तो दिस एलिमेंट इज ऑफ थिकनेस dr थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा DICM बोलेंगे हम उसको, DICM, और वो होगा बच्चों R² × DM के बराबर।
आर स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर होगा बच्चों। अच्छा, डीएम की वैल्यू क्या होगी? डीएम की वैल्यू होगी बच्चों सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। इसको बच्चों आईसीएम पहले कैलकुलेट कर लो, तो आईसीएम आ जाएगा बच्चों मेरे पास इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट कर देना, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास बच्चों मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2 पाई R2 की पावर 4 R1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये आगे बच्चों मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये सिग्मा है ना बच्चों, दिस कम्स आउट टू बी m डिवाइड बाई पाई R2 का स्क्वायर माइनस का पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे बच्चों हमारे पास सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा मेरे पास m डिवाइडेड बाई पाई कॉमन ले लेना R2 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर, ऊपर बच्चों 2 पाई और है, और ये देखो R2 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर बन जाएगा, और R2 का स्क्वायर प्लस का R1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये बच्चे यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक 4 और था, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो आएगा ना बच्चों m R1 का स्क्वायर प्लस का R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। आई जो आएगा ना बच्चों वो ICM प्लस m R2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो m R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 3/2 m R2 का स्क्वायर, तो m डिवाइड बाई 2 R1 का स्क्वायर प्लस 3R2 का स्क्वायर विल बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, ये आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 11th वाले का बच्चों, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 11, 12, 13, 14 सारे डाउट हैं, ये समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नॉट अच्छा ओनली, काफी अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे इन्होंने बोला है कि देखिए जी, एक क्यूब है और उसके अपोजिट फेसेस से पास होने वाली एक्सिस, जैसे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इनसे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है आई। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों आपको ना, और ये हॉलो क्यूब है, हॉलो, और टोटल मास क्या है बच्चों इसका m के बराबर। तो इस वाले फेस का मास कितना होगा बच्चों? m डिवाइड बाई 6 के बराबर। हर एक फेस का मास m डिवाइड बाई 6 के बराबर होगा। अब जैसे बच्चों देखो ये एक्सिस हो गई, अब इसको देखो तुम जब सामने से देखोगे ना, सामने से, तो ये वो एक्सेस हो गई जिसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तुम इसको हटा देना, रिमूव कर दो इसको, इधर वाले फेस को ना, इसको रिमूव कर दो, इधर वाले को रिमूव कर दो बच्चों ना, ये जो इधर होंगे ना, ये जो फेस होंगे, ये वाला पीछे वाला, इनको हटा दो। तो क्या तुम्हें ऐसा बॉक्स टाइप का दिखाई देगा? नहीं देगा। एक फेस इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। सामने वाला तुमने हटा दिया और पीछे वाला भी तुमने हटा दिया, सामने वाला और पीछे वाला दोनों फेस हटा दिए, तो ये दिखाई देगा बच्चों। समझ रहे हो? ये इधर वाला हटा दो और पीछे की तरफ वाला हटा दो, तो तुम देख रहे हो एक फेस ऊपर दिखेगा, साइड में दिखेगा, नीचे दिखेगा और इधर दिखेगा। अब इसको कंप्रेस कर दो, ठीक है ना, इन फेसेस को कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने के बाद तुम्हारे पास ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि एक्सिस के अलोंग कंप्रेस कर सकते हो तुम। आपने कंप्रेस कर दिया तो ये एक रॉड बन जाएगी, ये एक रॉड बन जाएगी, ये रॉड बन जाएगी और एक रॉड ये बन जाएगी, और तुम्हें इस वाली एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इनका। तो इन चार का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो, फिर बाद में इसका और इसका ऐड करना। तो इन चार का कर रहा हूं मैं, इस वाली एक्सिस का अबाउट ऊपर वाले का, पीछे की तरफ वाले का, नीचे वाले का और सामने वाले का। इन फेसेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, देखो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट आता है, मास है इसका m/6, a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो ये जो आएगा ना, I ड्यू टू ऑल द 4 फेसेस, 4 फेसेस का जो आएगा m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72 प्लस m
ए बाई सॉरी एम बाई सिक्स ए बाई टू का स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72 प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। तो आई ड्यू टू ऑल द फोर फेसेस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 के बराबर। ये आया बच्चों हमारे पास इन चार फेसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। अब बच्चों अब सुनो, अब इनका और पीछे वाले का लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सामने वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये तो एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है, उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ये याद हो तो तुम्हें, इसका मास है m/6, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आता था 6 के बराबर। अच्छा ऐसे दो फेस हैं, एक ये वाला और एक पीछे वाला, उसका भी आप ऐड कर देना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आई ड्यू टू दीज टू फेसेस, इधर वाला और पीछे वाला, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 के बराबर आ जाएगा ये भी। ठीक है, एक मिनट ना, कैलकुलेशन वगैरह सही है क्या यहाँ पे? m/6 ए स्क्वायर बाई 12 प्लस का m/6 a/2 का, इसको 4 गुना करना भूल गया मैं। ये जो आया है ना बच्चों, ये एक फेस की वजह से आया है। इसका 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 चारों का ऐड करेंगे ना, तो 4 टाइम्स करना मैं भूल गया इसको ना, 4 टाइम्स और हो जाएगा। तो आई जो आएगा ना बच्चों, वो आई ड्यू टू 2 सर्फेसेस अलग, आई ड्यू टू 4 अलग, आई आ जाएगा कितना 5 एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 18 के बराबर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 5 एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 18 के बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। 5 एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 18 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13th वाला बच्चों, ये भी आप लोगों ने पूछा है। इसमें बच्चों पता तुमने क्या गलती कर दी? मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है ना के, रूट के अंदर आई डिवाइडेड बाई एम होती है, लेकिन तुमने पता है गलती क्या कर दी? एम जो होता है ना बच्चों, ये टोटल मास होता है। ये बच्चों टोटल मास होता है। ठीक है, तुमने 3m से डिवाइड नहीं किया होगा, इसका मास m, इसका मास m और उसका मास m। पहले तो बच्चों यहां पर देखो, ये क्या है? रिंग है। तो रिंग की इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो बच्चों, इस वाली रिंग का जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना, तो तुम लिखोगे पहले इसके खुद के डायगोनल डायमीटर के अबाउट mr²/2, फिर उसको तुम शिफ्ट करोगे r डिस्टेंस। ऐसी दो रिंग है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस रिंग का कितना आएगा? mr²/2 के बराबर। ये होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको लिख देंगे 3m × k² के बराबर, क्योंकि इन तीनों रिंग को इकट्ठा करके जब एक पॉइंट मास बनाओगे ना, तो उसका मास 3m होगा। यही गलती की होगी तुम लोगों ने ना, ज्यादातर लोगों ने। तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से तुम्हारे पास mr² प्लस दिस, तो ये 3mr² प्लस 2, तो 7/2 mr², 7/6 रूट के अंदर r, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये 3 नहीं आ रहा होगा तुम्हारे में, 3 की गलती हो रही होगी। ठीक है, ओके। 14th वाला भी डाउट है राहुल को। क्या है भाई 14th वाला? अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू द टू फोर्सेस, दिस एट दिस पॉइंट एंड दिस एट दिस पॉइंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, नेट फोर्स कितना है बच्चों? 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 है। टॉर्क क्या आएगा बच्चों? दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। क्या बच्चों ये जो फोर्स है, अच्छा एक काम करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ए बी वेक्टर जो होगा ना बच्चों, मान लो ए बी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ए उसको बोल रहा हूं उस पॉइंट को जिसपे ये वाला फोर्स लग रहा है, बी वेक्टर बच्चों, बी पॉइंट ये वाला हो गया। ए बी वेक्टर देखोगे ना बच्चों, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप के बराबर आएगा। मतलब एक पॉइंट मान लो ये है ए, और एक पॉइंट बच्चों यहाँ है बी। ए बी वेक्टर जो है ना, ये जो फोर्स है ना, तुम देख पा रहे हो कि ये F1 वेक्टर हो गया। F2 वेक्टर का तुम देखोगे ना, तो बस इस वाले वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये F2 वेक्टर हो गया।
ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो इनका बच्चों हर एक पॉइंट के बाद टॉर्क भी जीरो आएगा। देखो टॉर्क भी जीरो आएगा, नेट फोर्स भी जीरो आएगा, सो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वो भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, टॉर्क भी नहीं है इस पे। समझ रहे हो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। मान लो तुमने ये वाला पॉइंट लिया, इसके अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो, तो इसका जितना टॉर्क आएगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी इसकी, इसका टॉर्क आएगा इधर, तो उसका उल्टा आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उसकी भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी फोर्स का सेम है, तो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अरे वो कोई मैटर नहीं करता, तुम नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी पॉइंट का वो टॉर्क लिख रहे हो तो जीरो ही आएगा टॉर्क ना। ओके 15th वाला बच्चों ना, बताओ बच्चों 20 तक कोई डाउट हो आप लोगों को? 20 तक, अप टू 20 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक बच्चों कोई भी डाउट हो आप लोग जल्दी से बता दीजिए मेरे को ना। ओके 16 17 18 एंड 20, ठीक है 16 17 18 एंड 20। 16 क्या है बच्चों? 16 ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, a solid cone hangs from the frictionless pivot at the origin as shown. I cap j cap are the unit vector this. Force is applied to the rim of the cone at a point P results in a torque tau on the cone with the negative z component. जेड कंपोनेंट उसका नेगेटिव आना चाहिए, मतलब टॉर्क जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। टॉर्क किधर आना चाहिए बच्चों? नीचे की तरफ, मतलब टॉर्क इस वाली एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, जेड एक्सिस के अलोंग, और नीचे की तरफ आना चाहिए। तो टॉर्क बच्चों किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट आना चाहिए, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो भी फोर्स जेड डायरेक्शन के पैरेलल होगा उसका टॉर्क बच्चों कभी भी जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता, जो फोर्स जेड डायरेक्शन के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि जेड डायरेक्शन के पैरेलल जो फोर्स होता है ना, फोर्स के हमेशा टॉर्क परपेंडिकुलर आता है, तो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा, उसका कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। तो जो फोर्सेस बच्चों जेड डायरेक्शन के पैरेलल है ना, मतलब ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक फोर्स है बच्चों जे कैप, जे कैप किधर है बच्चों? इधर की तरफ। इसका टॉर्क, और ये पॉइंट किस पॉइंट पे लगा रखा है बच्चों? माइनस का बी, माइनस का बी मतलब पीछे की तरफ जाओ, कॉमा 0 कॉमा माइनस का सी, तो जो पीछे वो पॉइंट होगा ना, उधर जो पॉइंट होगा उस पे आपने ऐसा फोर्स लगा रखा है। अब ओ पॉइंट के अबाउट जब तुम उसका टॉर्क लिखोगे ना बच्चों, तो समझ रहे हो आर वेक्टर ऐसे पीछे की तरफ होगा, आर वेक्टर पीछे की तरफ होगा, एफ इधर हो गया, तो आर क्रॉस एफ जो टॉर्क आएगा ना बच्चों, वो कुछ इधर की तरफ आएगा ऐसे ना, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो ये कंपोनेंट नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ गया, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 3D में इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखिए भाई करना तो यार पड़ेगा ना यार, होमवर्क वगैरह नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो करने पड़ेंगे ना कैसे काम चलेगा अदरवाइज? कई बार पता क्या होता है बच्चों, आप लोगों को ना आप लोगों का कई बार मन ही नहीं करता होगा करने का, लेकिन भाई मन की सुनोगे तो फिर थोड़ी सिलेक्शन होगा। आ जाओ भाई 17th वाला, a non-uniform sphere can be kept a rough on a rough inclined plane so that in equilibrium, ये बच्चों इक्विलिब्रियम में, ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन द कैन द स्फीयर बी इन इक्विलिब्रियम? सुनो भाई, यहां पे लगेगा फ्रिक्शन, यहां पे लगेगा नॉर्मल, और एक फोर्स और लग रहा होगा इस पे स्फीयर पे, कौन सा होगा वो? mg।
दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। इस स्फीयर को अगर आपको यहां पर रोक के रखना है ना, तो इस स्फीयर पे टॉर्क 0 आना चाहिए और नेट फोर्स 0 आना चाहिए। आप बोलोगे सर टॉर्क किसके अबाउट? हर पॉइंट के अबाउट, मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट मैंने क्यों बात की, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो कि मुझे नहीं पता, नॉर्मल जो कि मुझे नहीं पता, इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। बस एक फोर्स बचा जो mg है, अगर उसका टॉर्क भी 0 हो गया इसके अबाउट, तो हर एक फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो हर पॉइंट का अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। अब mg का टॉर्क इसके अबाउट कब 0 हो सकता है? जब mg भी इसी पॉइंट से पास हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि mg इस पॉइंट से पास हो। mg इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास यहां पे कब से आने लगा? भाई ये नॉन यूनिफॉर्म है, सो दिस बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका सेंटर ऑफ मास इन 4 पॉइंट में से कहीं भी हो सकता था। तो आपको सेंटर ऑफ मास की वो पोजीशन बतानी है जिसके लिए इस बॉडी पे लगने वाला टॉर्क क्या आ जाए बच्चों? 0 के बराबर आ जाए। तो 0 के बराबर टॉर्क बच्चों तभी हो सकता है जब ये हो, ठीक है। 16, 17, 18 and 20. 18. A thin hoop of weight 500 Newton and radius 1 meter rests on a rough inclined plane as shown in the figure. The minimum coefficient of friction needed for this configuration is. बच्चों देखो mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, टेंशन बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन बच्चों ऐसे लग रहा होगा, है ना, ये होगा। अच्छा ये 30 डिग्री mg sin 30 मतलब 250 न्यूटन इधर की तरफ लगेगा। एक काम करो बच्चों, इस वाले पॉइंट का वो टॉर्क बैलेंस कर दो। तो टेंशन T इंटू 2R इज इक्वल टू 250 इंटू R। तो T की वैल्यू जो होगी ना बच्चों वो 125 न्यूटन के बराबर होगी। तो दिस फोर्स इज 125 न्यूटन। अगर तुम चाहते हो इधर फोर्स बैलेंस हो तो फ्रिक्शन प्लस का टेंशन दोनों को मिलकर बराबर होना पड़ेगा 250 के। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 125 न्यूटन के बराबर आ गई। और क्योंकि लिमिटिंग केस है, ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। एन जो होगा ना बच्चों mg cos 30 के बराबर होगा। तो 125 डिवाइडेड बाई mg बच्चों हो जाएगा 500 √3/2। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 √3 विल बी द आंसर, ठीक है। टेंशन पता करना पड़ेगा, उससे फ्रिक्शन की पता लगेगी। ए पे 0 नहीं होगा क्या? ए वाले केस में एक बात बताओ मेरे को, ए वाले पॉइंट पे अगर तुम mg लगाओगे तो mg तो नीचे जाएगा ना, फिर वो mg का टॉर्क आ जाएगा ना इस वाले पॉइंट के अबाउट। भाई अगर तुम चाहते हो कि सारे फोर्सेस का इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो, अच्छा अब अगर तुम बोलोगे ना सर मैं ए वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर सकता हूं, मैं करना ही नहीं चाहूंगा ना यार, ना मेरे को फ्रिक्शन पता, ना मेरे को नॉर्मल पता, और ये दोनों अलग अलग जगह से ए से पास भी नहीं हो रहे, ना मेरे को mg की डिस्टेंस पता। तो मैं क्यों, मैं पॉइंट ही ऐसा चूज करता हूं। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब भी टॉर्क बैलेंस करो ना बच्चों, टॉर्क को 0 करो, तो आप ऐसा पॉइंट चूज करना जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लिखने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा पॉइंट चूज करना जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने में आपको आसानी हो, ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा आपको। 20वां क्वेश्चन बच्चों, ये तो मैंने क्लास में भी कराया था तुम्हें ऐसा क्वेश्चन, तो ये तो क्लास में कराया था ऐसा। ये एंगल बच्चों 53 डिग्री के बराबर होगा। यहां पे इसका mg लग रहा होगा, यहां पे नॉर्मल लगेगा n1 n2। अच्छा म्यू दोनों जगह पे बच्चों ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, यहां पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा म्यू इंटू n2 के बराबर, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा बच्चों म्यू इंटू n1 के बराबर, दोनों जगह लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। म्यू इंटू n2 और म्यू इंटू n1 के बराबर। म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी इन्होंने ना। एक तो बच्चों देखो n1 प्लस का म्यू n2 ये mg के बराबर कर देना। दूसरा बच्चों म्यू n1
इसको n2 के बराबर कर देना। देखो n2 और ये म्यू n1 बराबर हो जाएंगे, तो n1 प्लस का म्यू स्क्वायर n1 ये mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, n1 प्लस का म्यू स्क्वायर n1 mg के बराबर आ जाएगा। एक रिलेशन तो बच्चा मेरे पास ये आ गया। अब n1 की वैल्यू लिखनी है मेरे को ना, तो मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट बच्चों टॉर्क बैलेंस करूंगा। अच्छा तुम बोलोगे सर उस पॉइंट के अबाउट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मेरी इक्वेशन जो आई है ना वो n1 के टर्म में आई है। मैं नहीं चाहता कि मैं टॉर्क की इक्वेशन में n2 को लेके आऊं। तो इस वाले पॉइंट से सारे n2 वाले फोर्स पास हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को लेने से मेरे को बेनिफिट क्या हो जाएगा कि n2 वाला टर्म टॉर्क में आएगा ही नहीं टॉर्क की इक्वेशन में। तो जब तुम इसके अबाउट टॉर्क लिखोगे ना बच्चों, तो इस mg वाली लाइन को बढ़ा देना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है ना आपको किसी भी फोर्स की। mg का टॉर्क आएगा बाहर की तरफ, ये जो म्यू n1 है ना बच्चों इसका टॉर्क भी, क्योंकि यहाँ इसके अबाउट लिख रहे हो तो r वेक्टर इधर म्यू n1 इधर, तो म्यू n1 का भी बाहर की तरफ आएगा। n1 का जो टॉर्क आएगा ना n1 का वो अंदर की तरफ आएगा। सो n1 का अंदर की तरफ, इन दोनों का mg और म्यू n1 का एक तरफ आएगा। तो mg इंटू दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया बच्चों 5/2 और ये 53 होगा, तो 5/2 cos 53 3/5 के बराबर आ जाएगा, प्लस म्यू इंटू n1 ये डिस्टेंस 4 और ये बराबर होना चाहिए n1 का टॉर्क, तो n1 इंटू 3 के बराबर। ये कट जाएगा इससे, 3mg डिवाइडेड बाई 2, n1 बच्चों बाहर आ जाएगा 3 माइनस का म्यू इंटू 4, और n1 की वैल्यू तो बच्चों यहां से भी पता कर लो, n1 1 प्लस का म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mg। इसको काट दो बच्चों यहां से, n1 से n1 काट दो, 3 प्लस का 3 म्यू स्क्वायर 6 माइनस का 8 म्यू। ठीक है, 3 म्यू स्क्वायर प्लस का 8 म्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 म्यू स्क्वायर प्लस का 9 म्यू माइनस का म्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 म्यू माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, और ये बन रहा होगा बच्चों ना, तो म्यू की वैल्यू बच्चों 1/3 के बराबर आ जाएगी। म्यू की वैल्यू बच्चों 1/3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा 20th वाला। बताओ भाई 25 तक कोई डाउट हो तो किसी को? 25 अप टू 25। ट्वेंटी वन 21 एंड 23 क्या है बच्चों? 21 जो है ये है, द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट ए इन द इक्विलिब्रियम इज। देखो बच्चों ये राइट ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो यहाँ पे होगा बच्चों सेंट्रॉइड पे। यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा ऐसे ना, यहाँ पे बच्चों टेंशन लग रहा होगा T, यहाँ पे हिंज जो है फोर्स लगा रहा होगा F इन y डायरेक्शन और F इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो कर दो, तो नेट फोर्स जीरो करने पे ना x कंपोनेंट x डायरेक्शन में सिर्फ अकेला ही फोर्स है, ये तो जीरो हो जाएगा। फोर्स इन y डायरेक्शन प्लस का टेंशन, ये दोनों मिला के mg के बराबर आने चाहिए। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा बच्चों इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। अब टॉर्क कैसे लिखोगे?
देखो ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये 45 डिग्री एंगल होगा यहां से यहां तक ना, तो ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी ना पूरी, ये L/√2 के बराबर आएगी। उसका बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये 2/3 होगा, तो √2L/3 के बराबर आ जाएगा। और अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे ना ये वाला, तो इसका cos 45 मतलब ये डिस्टेंस L/3 के बराबर आ जाएगा। तो mg का टॉर्क जो आएगा ना, mg की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/3, और ये टेंशन के टॉर्क के बराबर होगा T × L, तो T आ जाएगा बच्चों mg/3 के बराबर। ठीक है, T हमारे पास mg/3 के बराबर आ गया। T को इधर ले जाओ, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 2mg/3 आ जाएगा। ठीक है, 2mg/3 के बराबर आ जाएगा। तो यही होगा बच्चों हिंज का रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यही हिंज का रिएक्शन फोर्स होगा। ओके, 21 हो गया। अब बात करेंगे बच्चों 23 के बारे में। 23, a uniform flagpole of length L and mass m is pivoted on the ground with a frictionless hinge. The flagpole makes an angle of theta with the horizontal. The moment of inertia of the flagpole about one end is 1/3 ml square. If it starts falling from the position shown in the accompanying figure, the linear acceleration of the free end of the flagpole, इसका बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं बच्चों। यहां पे लग रहा होगा mg, इस जगह पे ना mg लगेगा नीचे की तरफ ना। यहां पे बच्चों इसको हिंज कर रखा है, टॉर्क आएगा नहीं आएगा, इसका अल्फा भी आएगा। टॉर्क अबाउट हिंज जो होगा ना बच्चों, वो mg L/2 cos अल्फा के बराबर आएगा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू ml² / 3 इंटू अल्फा। ठीक है, मतलब cos थीटा। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट P, क्या वो अल्फा इंटू एल के बराबर होगा या नहीं होगा? तो अल्फा इंटू एल जो होगा बच्चों 3g/2 L cos थीटा के बराबर आ जाएगा। 3/2g cos थीटा के बराबर आ जाएगा बच्चों ना। ये लो, ये खत्म हो गया। 23 तो काफी इजी था, सिर्फ टॉर्क आ रहा होगा ना, जस्ट छोड़ा है ना इसको, लीनियर एक्सेलरेशन जो है ऐसे आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें क्लास में करवा दिया था, ये तुम लोगों में से किसी ने पूछा नहीं है, ये भी ऐसा भी हमने क्लास में किया था। ठीक है, अब बताओ बच्चों, मुझे 30 तक कोई डाउट हो आप लोगों को ना? नहीं 30 तक नहीं दिए थे ना, कहां तक दिए थे? अप टू 28 तक बच्चों कोई डाउट हो आपका? 27, 26, 27, 28 मैं देख पा रहा हूं। 26, 27, 28 ये हैं डाउट आपके। 26, an L-shaped thin uniform rod of total length 2L is free to rotate in a vertical plane about a horizontal axis P as shown in the figure. The bar is released from the rest. Neglect air and contact friction. The angular velocity at the instant it has rotated through a 90 degree and reached the dotted position as shown. यहां पे बच्चों जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना वो बतानी है। वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है बच्चों सिंपल सा। बच्चों पहले इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, है ना, इस वाली का, और इसका बच्चों मान लो यहाँ पे था, इसका मास m मान लेते हैं, इसका भी मास m मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम देखोगे ना जब फाइनल पोजीशन में इसका मास यहाँ पे आ गया होगा, ये वाली रॉड यहाँ पे आ गई और ये बच्चों यहाँ पे आ गया। अब अगर तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखो ना, तो देखो पहले क्या था, ये m मास L/2 नीचे था, अभी भी m मास L/2 नीचे है। तो एक तरीके से ये मान लो कि ये इससे कंपेंसेट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, लेकिन ये जो यहाँ पे था ना, ये यहाँ पहुंच गया एक तरीके से। वैसे तो ये यहाँ पहुंचा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखने में तो ये लगेगा ना कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसकी है, तो इसकी अब यहाँ से यहाँ तक चेंज आ गया बच्चों। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बच्चों, mg/L के बराबर, और यही एनर्जी जो है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए एक तो एक्सिस चूज कर लेना ये वाली, और एक कर लेना बच्चों ये वाली। ठीक है, तो आई जब लिखोगे ना बच्चों, तो ml² / 3 प्लस का, इसके अबाउट जब लिखोगे ना ml² / 3 प्लस का ml²,
तो 5/3 ml² के बराबर बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो m इंटू जी इंटू एल इज इक्वल टू 1/2 5/3 ml² इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा जो आ जाएगा ना बच्चों रूट के अंदर 6g/5l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 6g/5l के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, तो 6g/5l। अब आपने पूछा है 27 A particle is attached to the lower end of a uniform rod which is hinged at its other end as shown। ठीक है, यहाँ पे अटैच कर रखी है। The minimum speed given to the particle so that it performs circular motion in a vertical plane will be। आप चाहते हो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, मतलब ये यहाँ पे पहुंचना चाहिए ऐसे करके ना, ये यहाँ तक अगर पहुंच गया ना बच्चों तो फिर तो ये इधर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इस जगह से आप इस जगह तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप ये कहोगे कि मिनिमम स्पीड गिवन टू द, क्या बोला इन्होंने, द मिनिमम स्पीड गिवन टू द पार्टिकल। इसको स्पीड पूछी है इन्होंने ना, तो यहाँ पे बच्चों कुछ ओमेगा आएगा, और ओमेगा जो होगा ना वो v/l के बराबर होगा। इसकी स्पीड जो आती है ना ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो एक तरीके से ये, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इतनी होनी चाहिए कि जब ये इस पोजीशन में जाए ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है वो इस काइनेटिक से कंपेंसेट हो जाए। तो बस, अच्छा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, रॉड का सेंटर ऑफ मास बाद में यहाँ पहुंच गया होगा, ये पार्टिकल यहाँ था, ये यहाँ पहुंच गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी में राइज कितना होना है, mg इंटू 2l। ये इसका, ये यहां से यहां पहुंच रहा है ना, इसका राइज कितना होना है बच्चों, mg इंटू एल। ठीक है, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़नी है, और ये सब कहां से आना है, काइनेटिक एनर्जी से। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई होगा ml²/3 प्लस का m इंटू एल का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बस, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, उसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देना है हमें ना। तो ये आएगा बच्चों 2ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m इंटू जी इंटू एल। तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर 9g/2l के बराबर। तो लो, नहीं ये तो ओमेगा आया, तो v जो आएगा ना ओमेगा इंटू एल के बराबर आएगा, 4.5gl के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लो भाई। कौन से वाले केस में ml², इसमें या पिछले वाले में? पिछले वाले में तो मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो सिर्फ इसका आएगा ना ml²/3। जब मैं इसके अबाउट लिखूंगा ना तो इसका ml²/3 प्लस का इसका ml²। ठीक है, और 28 वाला भी पूछा है। A rod of negligible mass and length L is pivoted at a point L/4 distance from the left end as shown. A particle of mass m is fixed to its left and another particle of mass 2m is fixed to the this. If the system is released from rest after some time becomes vertical, the speed v of the two masses and the angular velocity at that instant will be। जब ये ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, तो ये होगा यहाँ पे, और ये होगा 2m मास होगा बच्चे यहाँ पे, m मास होगा बच्चे यहाँ पे। इट विल बी मूविंग लाइक दिस, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, रोटेटिंग लाइक दिस ओमेगा से। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। L/4 है तो 3L, तो 2m इंटू जी इंटू 3L/4 माइनस का m इंटू जी इंटू L/4। एक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है और इसकी घटी है, तो ये सब काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ आई, आई जब लिखोगे ना तो mL/4 का स्क्वायर 2m 3L/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 5mgl/4 इज इक्वल टू हाफ, 9 दूनी 18/16, 18 और एक 19 ml²/16 ओमेगा स्क्वायर। चालीस डिवाइडेड बाई 19 g/l। ठीक है भाई, 40g/19l, ये ओमेगा आ गया। वेलोसिटीज लिख दोगे इसकी,
इसकी वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू 3L/4 के बराबर, उसकी आएगी ओमेगा इंटू L/4 के बराबर, ठीक है। ओमेगा आ गया तो फिर तो सब कुछ आ जाएगा। दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1 जो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया ना, उसमें से दिए थे मैंने ना ये जो क्वेश्चंस है। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में भी दिए थे बच्चों मैंने तुम्हें क्वेश्चंस ना, ये तो सब दिया ही नहीं था। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने तुम्हें अगली क्लास में, कल वाली में यही पढ़ाना है, फिर यहाँ से आगे ये आ जाएगा, ठीक है। रुको, तो अभी हमारे ये सेक्शन जो है डिस्कस हो गए अप टू ABC, ठीक है। मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, अब पता नहीं वो कौन सी जगह होगा, रुको। बस मेरे को 1 मिनट दो। ये क्या है? रुको बच्चों ना, हाँ सब्जेक्टिव डिस्कस करवा दे रहा हूँ ना मैं। उनको ओपन कर लेता हूँ। 42 और 27, 27 और 42। सत्तर। हम्म, 210 से 110 से हाँ भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है भाई किसी को? 1 2 3 कितने दिए थे मैंने? 4 दिए थे, ठीक है, ओनली 4 क्वेश्चंस, 1 2 3 4। यहां तक बच्चों किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताइए। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1, figure shows a vertical force applied tangentially to a uniform cylinder of weight Fg. The coefficient of static friction between the cylinder and both the surfaces is this. In the terms of Fg, find the maximum force P that can be applied that does not cause the cylinder to rotate. अच्छा, मैक्सिमम फोर्स का मतलब है फ्रिक्शन वहां पे फिर लिमिटिंग लग रहा होगा, है ना? तो बच्चों ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे बच्चों ऊपर की तरफ लगेगा, म्यू इंटू N2 के बराबर। यहां से N2 लग रहा होगा, यहाँ पे N1 लग रहा होगा बच्चों, और ऐसे घूमने की कोशिश करा होगा, इधर जाने की कोशिश करा होगा, तो यहाँ पे म्यू इंटू N1 आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चा यहाँ पे P फोर्स हो गया, इसका वेट हो जाएगा बच्चों नीचे की तरफ Fg। Fg का टर्म हमें आंसर करना है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन ना हमारे पास। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होंगे म्यू इंटू N2 प्लस का P प्लस का N1, ठीक है, प्लस का N1 इजिकल टू बच्चों Fg के बराबर आ जाएगा हमारे पास ना। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन बच्चों इधर म्यू इंटू N1 इजिकल टू N2 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। और तीसरी इक्वेशन आएगी बच्चों टॉर्क बैलेंस करके। किस जगह पे? इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट। इसके अबाउट जब तुम टॉर्क लिखोगे ना बच्चों, तो N2 का टॉर्क आएगा यहां से R वेक्टर इधर, R क्रॉस N2 इधर, और म्यू इंटू N2 का भी आएगा R क्रॉस दिस ऐसे। इसका आएगा उल्टा, तो P इंटू R इज इक्वल टू N2 इंटू R म्यू N2 इंटू R। अननोन कितने बच्चों? N1 N2 और P। तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन तीनों को बच्चों में क्या करना है? सॉल्व करना है, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N2 की जगह पे बच्चों इस N1 की जगह पे N2 डिवाइड बाई म्यू रख दो, तो म्यू प्लस का 1 अपॉन म्यू इंटू N2। N2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? N2 की R उड़ा दो, P डिवाइडेड बाई 1 प्लस का म्यू के बराबर, प्लस का P इज इक्वल टू F इंटू जी। इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू बच्चों 1/2 के बराबर है, तो 1/2 प्लस का 2 तो 5/2, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, इंटू P डिवाइड बाई 3/2 प्लस का P इज इक्वल टू Fg। P की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3Fg डिवाइड बाई 8 के बराबर, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। खत्म बच्चों क्वेश्चन। थर्ड वाला बच्चों इसका ना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। A uniform wood floor has a mass m and height h and the width w. It is hanging from two hinges attached to one side. The hinges are located at h/3 and 2h/3 from the bottom of the door. Suppose that m is equal to this kilogram, h is equal to this, and w is this. Bottom smooth hinge is not screwed. इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा एक मिनट ना, कोई जैसे ये बच्चों ने एक बुक है, ठीक है, इससे दरवाजे की तरह कंसीडर करो। देखो बच्चों, अगर तुमने सिर्फ यहाँ पे ना, यहाँ पे होल करोगे यहाँ पे, ठीक है, और उस होल में आपने फंसा दिया इसको, तो ये पता क्या होगा? ऐसे आके लटक जाइए, ठीक है। तुम्हें इसको सीधा रखना है, तो तुम यहां से क्या करोगे? दो तरीके हैं, एक होल यहां पे भी कर दो और उसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है ना, ऐसे रुक जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि आप इसको ऐसे पुश करके रखो, बस होल नहीं कर रहे हो तुम यहाँ पे ना, दूसरी जगह नीचे ना होल नहीं कर रहे हो तुम, बस इसको धक्का मार के रख रहे हो, जैसे इन्होंने इसमें किया। नीचे जो स्क्रू नहीं डाला है तुमने, यहाँ पे यहाँ स्क्रू पड़ा हुआ है,
यहाँ पे तो होल करके आपको इसमें वो पेज फंसाना पड़ेगा, पर वो उससे ऐसे लटकेगा। अब आप इधर से पुश करके ऐसे रख रहे हो इसको। ये है बच्चों केस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने स्क्रू फंसाया है, यहाँ पे स्क्रू नहीं फंसाया है, बस ये यहाँ से पुश कर रहा है इसको। यहाँ पे N2 नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहाँ पे बच्चों दो फोर्स होंगे, एक Fy और ये Fx, क्योंकि तो हिंज का केस बन गया। और यहाँ पे बच्चों इसका वेट होगा mg। ठीक है, ये बनेगा केस। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्रू नहीं है, बस वो धक्का मारने का काम कर रहा है। तो Fy तो बच्चों mg के बराबर आ जाएगा, और Fx जो है N2 के बराबर आ जाएगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डोर। तो अपर और लोअर हिंज का ऐसे करके इन्होंने बोला है। तो बच्चों जैसे इसके अबाउट अगर तुम टॉर्क बैलेंस करोगे ना, तो Fy का टॉर्क नहीं आएगा, Fx का टॉर्क आएगा। Fx इंटू h/3 इज इक्वल टू mg इंटू w डिवाइड बाई 2। तो Fx जो आ जाएगा ना बच्चों 3/2 mg इंटू w डिवाइड बाई h। x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन में तो mg आ रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का लिखा है इन्होंने ना, पता नहीं क्या रिप्रेजेंटेशन, पता नहीं क्या है इसका, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऊपर वाले हिंज के फोर्स लिखे हैं। N2 जो होगा ना वो Fx के बराबर होगा, मतलब इसी के बराबर होगा N2। नीचे वाले का भी इतना ही आएगा। फोर्थ वाला, द ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ, फाइंड द फोर्स F। अच्छा, ये रेस्ट पे रखी है बच्चों ना इस तरीके से, तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा। यहाँ पे म्यू, अच्छा सफिशिएंटली रफ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे ना, या नीचे mg लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है, काम खत्म। F की वैल्यू पूछी इन्होंने, तो F की वैल्यू तो बच्चों इसके बाद टॉर्क बैलेंस कर दो। F इंटू रॉड की लेंथ L इज इक्वल टू mg इंटू L/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos अल्फा। F की वैल्यू बच्चों mg cos अल्फा डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फिर तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके बच्चों इसको सॉल्व कर लेना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके इसको सॉल्व कर लेना। ये दिए थे बच्चों अभी तक मैंने ना आपको जो होमवर्क दिया था ना, सिर्फ इतना दिया था। वैसे मैं तुम्हें और भी होमवर्क दे सकता था। कहां तक दिया था मैंने? बस 4 ही दिए थे क्या? तो गड़बड़ हो गई। तो बच्चों तुम 12 तक कंप्लीट कर सकते हो अब ना, यहां तक। ठीक है, तो 5 to 12 ये होमवर्क हो गया आपका ना, 5 to 12। बच्चों थोड़ा सा इस बार पैटर्न को चेंज किया है। PYQs को बच्चों मैंने अलग तरीके से कराने का प्लान किया है। आपका जब रोटेशनल मोशन का टेस्ट होगा उसमें जेई मेन के PYQs आएंगे, जो फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने चला रखी है उसमें मैं जेई मेन के PYQs को मॉडिफाई करके देता हूं, जिससे कि बच्चों को PYQs भी प्रैक्टिस हो जाए, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में। और एडवांस के PYQs बच्चों मतलब इसके दो तरीके हैं PYQs के। एक तो एडवांस के PYQs को मैंने वीडियो सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, और मतलब इनको जेई एडवांस से जस्ट पहले करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अदरवाइज फिर देखो ठीक है, साथ में कराने से फिर लास्ट में बच्चे के पास ना फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता PYQs करने में। उसे लगता है उसने PYQ कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसने PYQ ढंग से कंप्लीट किए नहीं होते।
ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इतने टाइम से। मैं चाहता हूं कि जब बच्चा पीवाईक्यू करे तो उसे लगे कि मेरे को पूरा टॉपिक आता है, नाउ आई वांट टू सॉल्व पीवाईक्यूज। तो मैंने कहा कि लास्ट के लिए रखो, लेकिन टॉपिक हो जाने के कुछ दिन बाद करो पीवाईक्यूज एडवांस के, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो भाई आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, डिस्कशन ओवर हो गया। कल मिलते हैं बच्चों, कल मैं तुम्हें इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कुछ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। ठीक है, चलो बाय।